हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिट 1 से लिए गए। यानी यूनिट 1 से जितने भी एमसीक्यू होते हैं आज सभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और यूनिट 1 से जितने भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही देखेंगे, ताकि आप सिर्फ उतना यदि पढ़ लेते हैं तो यूनिट 1 से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये टू द आपके अकॉर्डिंग जैसा सिलेबस है हूबहू वैसा ही है, तो आप इसे मैच भी कर सकते हैं आप सभी प्रश्नों को अपने सिलेबस से। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज मैकेनिक्स, बोले तो यांत्रिकी क्या है, आपसे यह पूछा गया। अब ऑप्शन को देखिए और जल्दी से चैट बॉक्स में आप इसके आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा। मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स क्या ब्रांच ऑफ साइंस है। तो सही बात है कि मैकेनिक्स जो है एक तरीके का ब्रांच ऑफ हमारा साइंस ही है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ पे अध्ययन करते हैं, किस चीज़ से डील्स करते हैं। तो फेल्योर ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो कोई भी चीज़ हमारा फेल्योर होता है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ब्रांच ऑफ साइंस, यानी सही बात है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट के कंडीशन को अध्ययन करते हैं और मोशन के कंडीशन को भी अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। तो बोले तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स एक तरीके का ब्रांच ऑफ साइंस है, मतलब साइंस का ही एक भाग है जिसमें हम लोग क्या डील्स करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं। तो रेस्ट के कंडीशन यानी विरामा अवस्था के कंडीशन को हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग जो बॉडी हम लोग का मोशन में हम लोग उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। ऑप्शन में सी में कह रहा था सिर्फ हम लोग रेस्ट कंडीशन पे पढ़ते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा था सिर्फ मोशन। तो जी नहीं, हम लोग दोनों का मिक्सअप, यानी कि रेस्ट में भी और मोशन में भी देखते हैं, इसलिए बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर सेकंड आपसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इनमें से कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी की शाखा है। आपको यांत्रिकी की शाखा बताना है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए बोले तो स्टैटिक्स और काइनेटिक्स होगा, या फिर ऑप्शन बी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बोले तो स्टैटिक्स होगा और डायनेमिक्स होगा। यहाँ से आपके एक और प्रश्न बनते हैं, जो कि हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ से हम लोग को क्या प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स की जो शाखा होते हैं वो हमारे होते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग स्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं ना, वो हम लोग विरामा अवस्था को अध्ययन करते हैं। बोले तो बॉडीज एट रेस्ट कंडीशन। तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि विरामा अवस्था का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं या फिर डायनेमिक्स में करते हैं। तो स्टैटिक्स में करते हैं। तो डायनेमिक्स में क्या करते हैं, तो डायनेमिक्स में हम लोग मोशन के कंडीशन पे अध्ययन करते हैं कोई भी बॉडी, यानी बोले तो गतिशील अवस्था में। तो यहाँ से यह एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था दोस्तों, जिसको कि हम लोगों ने डील्स कर लिया। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है व्हाट इज काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या है आपको यह बताना है। अब जरा ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स या ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। पहला तो कह रहा है जो काइनेमेटिक्स है क्या वो ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स है, तो जी हाँ सही बात है, काइनेमेटिक्स हमारा ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स है, यानी इसमें हम लोग गति से रिलेटेड ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन गति से रिलेटेड किस तरीके का, आगे आप ऑप्शन को पढ़िए। कह रहा है ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर अ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए काइनेमेटिक्स जो कहता है ना कि यदि कोई भी बॉडी आपका क्या बोले तो गतिशील अवस्था, मान लीजिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे। मान लीजिए यह आपका एक यहाँ पे कार खड़ी है, मान लीजिए कार तो नहीं बना बट एक कार है, यह गतिशील है। तो यह गतिशील है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये कैसे गति है, किस कारण से गतिशील अवस्था में आ रही, कोई धक्का मार रहा है, क्या मार रहा है, उस कंडीशन को हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि यह हमारा गति में है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा था कि हम लोग इसमें सिर्फ क्या देखते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी का जो कि मोशन में रहता है, यानी ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स हो गया। लेकिन वो किस कारण से, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, यानी हम लोग उसके फोर्स को कंसीडरिंग नहीं करते, बस हम लोग सिर्फ देखते हैं हाँ बस गति में किस कारण से उस पर फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब हम लोग डिस्कशन नहीं करते। वो हमारा हो जाता है काइनेमेटिक्स। तो आप लोग इससे अच्छा से थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पिछले ईयर आपसे पूछा गया था।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स का बेसिक लॉ क्या है। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें पूरा मैकेनिक्स ही आधारित किस लॉ पे है ना, तो वहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी मैकेनिक्स में आपको यही ज़्यादा देखने ही को मिलता है, यानी पूरा मैकेनिक्स इसी पे हमारा बेस है। कौन सा लॉ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये आपको दोस्तों पढ़ना होगा यूनिट 1 में ही, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। और होप आप लोग क्लास 10th में और 9th में यह लॉ पढ़े होंगे, तो यहीं से आपके 1-2 MCQ बनेंगे, लेकिन मोस्टली MCQ आपका यही बनता है। यह भी एक बार पिछले ईयर पूछा जा चुका, कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है। यूनिट 1 से MCQ में देखिए आपसे 2 या 3 MCQ मोस्टली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इससे ज़्यादा MCQ नहीं आएंगे। और यहाँ पे हम लोग टोटल MCQ का डिस्कशन करें, यानी जितना भी MCQ आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे टोटल का टोटल यहीं से देखने को दोस्तों मिलेगा यूनिट 1 से। दोस्तों यूनिट 2 का भी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। प्रश्न 5 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब आपको लग रहा होगा प्रश्न बहुत ईजी है, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दोस्तों चेक करिए, कुछ इसी तरीके के इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर उठाइएगा, और फिलहाल अभी आप यूनिट 1 से मैच करके देखिएगा, क्योंकि आप यूनिट 1 ही पढ़े होंगे आई होप। तो फोर्स का एसआई यूनिट का बात किया जा रहा है दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे यह एसआई यूनिट यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि सिर्फ एसआई यूनिट को देखा, बट आपके एग्जाम में फोर्स का डायमेंशन पूछा जा सकता है, विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे क्लियर कर लीजिए। हो सकता है हम यहाँ पे एसआई यूनिट कर रहे हैं, बट आपसे एग्जाम में वहाँ पे विमा पूछ लिया जाए, तो आप उसे भी याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। फोर्स क्या है, तो फोर्स एक तरीके का एक्शन है, क्रिया है। किस तरीके का क्रिया है, तो पुश और पुल, यानी हम लोग धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं, उसे ही हम लोग फोर्स कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट यहाँ पे दे दिया गया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक ऐसा यूनिट हम लोग का, ठीक इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इतने के बराबर होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद दीजिए, कर लीजिए। हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो आपको इसे टिक करना है। आई होप कि आप अच्छे से समझे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 आपसे कहा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की आपको विशेषता बतानी है, गुण बताने की, एक फोर्स में क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बोले तो परिणाम, यानी कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं। अभी हम लोग देखें फोर्स का क्या रहता है, यूनिट तो न्यूटन। यदि मान लीजिए आप किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और किसी पे 10, तो जाहिर सी बात है 10 न्यूटन से अगर यदि किसी को एक पंच मारिएगा तो उसको ज़्यादा चोट लगेगा 5 न्यूटन की अपेक्षा, यानी एक परिणाम इसका इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर हम लोग ऑप्शन बी को देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब आप जो पंच मारे वो पंच यदि मान लीजिए आप उसके लेग पे मारे और एक पंच उसके पेट में मारे, तो पेट पे भी ज़्यादा उसका असर पड़ेगा, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आप फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही आंसर होगा। फिर देखते हैं यदि ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप फोर्स किस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट। आप पेट पे ही मार रहे हैं, यदि आप पीठ की तरफ से मारिएगा तो उसे कम चोट लगेगा, यानी आपका डायरेक्शन क्या है। यदि मान लीजिए यदि आप कार को धक्का दे रहे हैं, बट हमको कार को इस डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करना है, तो आप इधर से धक्का दीजिए तो कार क्या आगे की ओर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत है। आपको इस तरीके से फोर्स लगाना था, तब आपका कार इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता दोस्तों। तो आई होप आप समझे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल मैंडेटरी, यानी सभी ऑप्शन हमारे सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 7 आपसे कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ से आपसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया, यही अब लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, न्यूटन होगा। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल हम जो चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपको बताना है फोर्स का क्या इफेक्ट होगा अपॉन अ बॉडी, कोई भी बॉडी है उस पर यदि आप फोर्स लगा रहे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी ऑफ फोर्स से हम लोग का मतलब कोई भी बॉडी है उस पर यदि हम लोग फोर्स लगाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी के अनुसार से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन को देखिए और जल्दी से बताइए कि हम लोग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जरा दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि फोर्स ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी से क्या असर पड़ता है। तो मान लीजिए यह आपका यदि एक कोई बॉडी है, ठीक है, हम एक बॉडी बना लेते हैं। अब हम लोग इस पर किसी डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इस बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन पे यहाँ से हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है।
अप्लाई किए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यह बताता है यदि आप इस फोर्स को आगे बढ़ाइए यानी इसके लाइन ऑफ एक्शन से पास कराते जाइए, इसका लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों हमारा यही होगा, मतलब बल सीधा बॉडी से आगे की ओर जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। तो बोल रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन पे रहता है ना जो फोर्स का इफेक्ट का बात करें, यानी फोर्स का इफेक्ट जो यहाँ पे था, जो फर्स्ट टाइम इस पे लगा था फोर्स, यहाँ पे जो इफेक्ट होगा सेम इफेक्ट आपका यहाँ भी होगा, सेम इफेक्ट यहाँ भी होगा, सेम इफेक्ट यहाँ भी होगा। तो यही होता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। यही आपका डिफिनीशन भी हम लोग आगे इसको डिफाइन कर लेंगे ताकि आप इसे एग्जाम में लिख लीजिएगा, 4 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। तो फिलहाल आप लोग समझ गए कि फोर्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके लाइन ऑफ एक्शन यानी उस फोर्स को सीधे आप आगे बढ़ाते जाइए वही लाइन में सीधे बढ़ाते जाइए, तो आगे जो हमारा फोर्स है मतलब आगे उस लाइन ऑफ एक्शन पे जो इफेक्ट होगा ना, सब जगह का इफेक्ट आपका सेम ही देखने को मिलेगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी दोस्तों बताता है। तो बोलो ऑप्शन को देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिफरेंट एट वेरियस। तो डिफरेंट तो होता नहीं है, सेम होता है सभी लाइन ऑफ एक्शन पे, यहाँ पे आगे ही बोल रहा है डिफरेंट तो नहीं। ऑप्शन बी बोल रहा है मिनिमम व्हेन एक्टिंग द बॉडीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए थे कि हमारा बॉडी है तो क्या बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका मान कम जाता है? तो जी नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पे लेना देना है ही नहीं दोस्तों। एक्चुअली होता है कि पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे सेम रहता है। जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए कि आप इसे आगे बढ़ाते जाइए सब जगह इफेक्टवा हम लोगों का सेम ही देखने को मिलेगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इतने अच्छे से समझे होंगे। यहाँ से आपसे 4 नंबर में भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो मैं आपको अभी समझाया उसका सेम डिफिनीशन आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आप फोर्स को आप आगे की ओर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग का क्या रहता है, सब जगह इफेक्ट सेम रहता है। सेम बात देखने को मिला। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा हिंदी में पढ़िए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग आगे फिर इसे डिस्कशन दोस्तों कर लेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल प्रश्न नंबर 9 में देखिए आपसे क्या बोला गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सब है, मतलब निम्नलिखित जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से फोर्स के कौन कौन से प्रकार है। तो आप जब फोर्स के टाइप ऑफ फोर्स पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे समझे होंगे कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम भी होता है, नॉन कोप्लेनर भी होता है, कंकरेंट फोर्स भी होता है, नॉन कंकरेंट सब भी होते हैं और ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी फोर्स के टाइप होते हैं, आप उसे अच्छे से पढ़िए और उसका डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा कि किस फोर्स को हम लोग कैसे चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। यह आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार नहीं बट मोस्टली हर एक बार और में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। आपको यहाँ पे फोर्स का गुण बात पूछा गया है। यह पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है बट यह सेम नहीं है, थोड़ा देखिएगा पूछने का तरीका अलग है। कह रहा है फोर्स कैन एक्सिलरेट अ बॉडी। क्या बल लगाने से कोई भी वस्तु एक्सिलरेट यानी चलने लगती है, उसमें एक्सिलरेशन आ जाता है? तो हाँ जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई बच्चे का खिलौना है, उस पर आप यदि फोर्स लगाइएगा तो वो आगे की ओर मूव कर जाएगा। यदि आप इधर से फोर्स लगाइएगा तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है। फोर्स कैन कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। यदि मान लीजिए कि ही बच्चे का लड्डू रखा हुआ, आप उस पर एक पंच मारते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसमें विकृति आ जाएगी। हाँ तो जाहिर सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर भी हम लोगों का सही होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कर रहा है। फोर्स कैन कॉज चेंज द स्टेज ऑफ मोशन। फोर्स लगाने से कोई भी वस्तु की स्थिति, मोशन की स्थिति में चेंजिंग आती है। तो हाँ जाहिर सी बात है, मान लीजिए यदि कोई गति की स्थिति में, मान लीजिए कोई कार बहुत तेज़ी से चल रहा है तो उस पर आप फोर्स लगा के आप उसे रोक सकते हैं यार ना। यानी कि आप ब्रेक लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप गति की स्थिति को चेंज कर रहे हैं ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में 11 में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 11 कर रहा है अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। मतलब मान लीजिए कोई आपके पास एक बॉडी है, बॉडी हम लोग किसी भी थिंग्स को कहते हैं, मैकेनिक्स में आप लोग प्रायः बॉडी ही देखने को मिलेगा। तो मैं जो हमारा कह रहा है कि अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म, वह वस्तु जो सामान्य भार, मतलब इस पर कुछ लोड लगाइएगा तो ये डिफॉर्म, ये टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पर लोड लगाने से टूटेगा बिखरेगा नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर हम लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया, फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। मान लीजिए एक फोर्स आप F1 यहाँ से लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तीसरा फोर्स यहाँ, इस सब एक के जगह से पास हो रहा है, सब एक के जगह से पास हो रहा है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग फिगर में देख के समझ गए होंगे, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि हम लोग ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहते हैं। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग कनकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम लोग 13 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, मतलब आपको उससे रिजल्टेंट पूछा गया दो फोर्स का, एक फोर्स हमारा P है, दूसरा Q है, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, और वो एंगल थीटा दोस्तों यहाँ पे मोबाइल में टाइप नहीं हो सका तो मैं टाइप नहीं कर पाया, बट थीटा आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मोबाइल में ये टाइप करने का ऑप्शन नहीं था तो सॉरी मैं वहाँ पे टाइप नहीं कर पाया थीटा, बट आप इसे समझ जाइएगा यह थीटा लिखा हुआ है। तो एक्चुअली कह रहा है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है और दो फोर्स दिया गया, यानी F1 का मान दोस्तों आपको P दिया गया है, और F2 यानी दूसरा फोर्स जो है उसका मान हम लोग का क्या दिया गया, उसका मान हम लोग को Q दिया गया। तो हम लोग से रिजल्टेंट पूछा गया, तो देखिए रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, हम लोग उस पर देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। यदि आप पढ़े होंगे तो अभी तक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना चाहिए था। देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर यानी फोर्स पहला का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है दोस्तों। अब हमारा प्रश्न में बोला था कि F1 का मान P है यानी P का स्क्वायर प्लस F2 का मान क्या दिया गया था Q, तो Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो यानी यह हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और पीडीएफ शेयर करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना होगा, वहाँ पे यह पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा कि यह एक तरीके का न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों अच्छे से। इफ़ टू इक्वल फोर्स, मतलब दो इक्वल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी यहाँ पे एक फोर्स का मैग्नीट्यूड P दिया गया ना, यानी बोला टू इक्वल फोर्स, यानी F1 भी आपका जो है वो हमारा P है, और F2 यानी दूसरा फोर्स भी हम लोगों का जो होगा वो भी हम लोग का P ही है, एक्टिंग एट एन राइट एंगल। दोस्तों राइट एंगल बोला है तो राइट एंगल यानी बोले तो थीटा इक्वल टू हम लोगों का 90 डिग्री होगा टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट विल बी। अब आपसे रिजल्टेंट पूछा, अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था और वहाँ पे P एंड Q था, बस यहाँ पे सिर्फ P रखना, और बताइए कि इसका हम लोग का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा। आई होप जल्दी से आप सभी लोग लिख के बताइएगा चैट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 का मान कितना है दोस्तों P का स्क्वायर, प्लस F2 का मान कितना है P, तो P का स्क्वायर, प्लस 2F1 F2, F1 का मान भी P और F2 का मान भी हम लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा P ही हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं दोस्तों। F1 का मान भी P हो गया और F2 का मान भी हम लोग का P इंटू कॉस थीटा, लेकिन थीटा हम लोग का राइट एंगल है तो 90 डिग्री। अब कॉस 90 का मान दोस्तों क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग का क्या होता है। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2P स्क्वायर, और कॉस 90 का मान हम लोग का 0 हो जाता है, यानी यह हमारा हो गया √2P स्क्वायर, और हम लोग इसे बाहर निकालेंगे तो P√2 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे कितने नंबर ऑप्शन पे है P√2, तो P√2 दोस्तों हम लोग का कितने नंबर ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप इसे इजीली समझ गए होंगे ऐसे प्रश्न को। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए आपसे क्या बोला गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है इनमें से कौन सदिश राशि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे सदिश या फिर अदिश दोनों में से कुछ पूछ लिया जा सकता है, तो आप सदिश और अदिश राशि को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों यूनिट 1 से। तो आप सदिश और अदिश राशि को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो फिलहाल सदिश राशि में आपको परिणाम
और दिशा दोनों की ज़रूरत होता है, तब हम लोग उसे सदिश राशि बोलते हैं। बोले तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए, बट ऑप्शन ए कह रहा है मास। तो मास देखिए एक्चुअली होता है 5 kg, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है कि 5 kg, पर किधर से लग रहा है किसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेट का बात करें तो वेट हम लोग का जैसे बताते हैं कि वेट हम लोग का एक तरीके से परिणाम के साथ उसका दिशा भी हो जाता है कि वेट आप लगा रहे हो, कोई भी बल लगा रहे हो, जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं धरती की ओर में, हम लोग का फोर्स लग रहा है, मतलब का वजन नीचे की ओर लग रहा है, तो वेट हम लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का एक तरीके का सदिश राशि, इसमें हम लोग का परिमाण और दिशा भी हो जाता है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझोगे। बोथ हम लोग का होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं सभी का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यूनिट 1 के ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, इतने क्वेश्चन में ही से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न रिपीटेटिव है, एकदम ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट कम से कम इतना प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे यूनिट 2, यूनिट 3 और भी यदि आप दूसरे सब्जेक्ट के चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके सब डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और लाइक भी दोस्तों जरूर करिए। तो हम लोग यूनिट 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट 1 हमारा क्या था दोस्तों, आपको नाम पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए, हूबहू आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एकदम मॉडर्न सिलेबस के अनुसार से ही है। तो देखिए आपके हम लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पे 4 नंबर और 6 नंबर दो तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, दोनों का हम लोग यहीं पे डिस्कशन दोस्तों कर लेंगे। पहला प्रश्न बोला गया डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। आपको डिफाइन करना है, नीचे कुछ टर्म दिए गए, यहाँ पे फिलहाल मैंने 6 टर्म दे दिया हूँ, मतलब ABCDEF। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके के रहेंगे, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, और सिर्फ वहाँ पे 4 दिया रहेगा, यानी इनमें से सिर्फ आपको 4 को ही डिफाइन करना रहेगा। ऐसे रहेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पे 6 दिए दिया हूँ, या कि इस 6 में से आपके 4 तो आ ही जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यूनिट 1 से यदि दोस्तों हम लोग बात करें कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो यूनिट 1 से 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव में। तो 2 क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है एक न्यूमेरिकल भी रहे, न्यूमेरिकल हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे किस तरीके का न्यूमेरिकल रहेगा। और फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी। कभी कभी यह क्वेश्चन भी रहता है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको यह सॉल्व करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, यानी सॉल्व नहीं करना, बस आपको डिफाइन करना है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी हमने आपको शुरू में बताया था। बस आपको उसका डायग्राम भी बना देना होगा, जो कि मैंने आपको डायग्राम भी बताया था। तो यह हो गया दोस्तों आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरेगन्स थ्योरम। आपको यह थ्योरम को भी एक्सप्लेन करने को मिल सकता है, ये एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। और डिफाइन द फोर्स सिस्टम, यह आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ा ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। नेट स्केच आपको डायग्राम बना के बताना है। एक MCQ में भी हम लोग देखे थे कि उसका कंकरेंट फोर्स सिस्टम था, जो कि सबका पॉइंट एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो उस तरीके से आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। यदि आप चाहते अच्छा नंबर उठाए तो आपको डायग्राम बना के अच्छे तरीके से अच्छे हैंड राइटिंग में एक्सप्लेन करिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स बनेगा। अब हम लोग थोड़ा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इजी रहते हैं, यहाँ से बहुत कम चांस है। बट यदि चांस थोड़ा सा भी है ना, तो आप बना लीजिएगा तो इजीली नंबर मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। जब आप रिजल्टेंट पढ़िएगा तो वहीं पर पैरेललोग्राम थ्योरम भी रहता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, यदि आप टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ने का मन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, न्यूमेरिकल ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स। कुछ इस तरीके के आपको फोर्स को रिजॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिल जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न पूछे गए और बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया हूँ ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों आपका एक कमेंट था कि जैसे कि मान लीजिए यदि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो थ्योरी, हाँ, तो मैंने आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखा के एक पैटर्न बताया था कि आपसे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल रहते, एक थ्योरी, आप दोनों में से कोई बना दीजिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहते। तो आई होप आपका सभी डाउट क्लियर हो गया। एटलीस्ट आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, यूनिट 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, न सब्जेक्टिव छूटेगा न ऑब्जेक्टिव छूटेगा। जितना था दोस्तों इतना ही में से था, तो आप लोग इसे अच्छे से जरूर क्लियर कर लीजिएगा। यह हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो है जिससे कि आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।